जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, बिहार चुनाव पर लगातार हर एक दिन पूरे 24 घंटे की टटका रिपोर्टिंग तो हम देते ही हैं। और अभी चूंकि हमारे राष्ट्रीय मनोरंजन खुद कहीं गायब हो गए हैं। गायब क्या हो गए हैं, मलेशिया में पाए गए हैं। हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर स्कूटी पर सवार पाए गए हैं। हालांकि कुछ उनके जो नाराज लोग हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो बता रहे हैं कि मलेशिया में भी जाकिर नाइक है। उसके बाद वो उस द्वीप का भी कुछ इतिहास बताने लगते हैं, जिस द्वीप पर ये पाए जा रहे हैं, उल्गार की जो द्वीप है, वहां पर कुछ विशेष किस्म के लोग ही पाए जाते हैं, जिसमें एस्कोबार वगैरह जो ड्रग लॉर्ड्स होते हैं या जो हथियार विक्रेता होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खूंखार अपराधी किस्म के लोग होते हैं, वैसे लोग उस द्वीप पर पाए जाते हैं। आप बताइए कहाँ वो और कहाँ गालों में डिंपल पड़ने वाले हमारे राहुल विंची साहब। इन लोगों की क्या तुलना है। जाकिर नाइक कैसा भद्दा लगता है तो, मूछ और दाढ़ी में, और ये कितने स्मार्ट हैं। फिर भी आनंद जी जैसे जो उनके विरोधी हैं राहुल बाबा के, वो यही सब आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से राज्य में मनोरंजन की कमी हो गई है, क्योंकि एक यात्रा जो चल रही थी वह बंद हो गई है। तेजस्वी भी डांस करने के बाद लगता है कहीं गायब हो गए हैं, उनकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आ रही है। और राहुल बाबा का तो हाल सबको पता ही है कि वो कुछ दिनों के लिए आते हैं, मनोरंजन करते हैं। अपना मनोरंजन उनका होता है या नहीं होता पता नहीं। हालांकि उनकी बहन पिंकी वाड्रा ने तो ये कहा कि ऑल फॉर योर एंटरटेनमेंट ना, ओनली फॉर योर एंटरटेनमेंट। नहीं देखा था? अरे बुलेट की सवारी जब भाई बहन ने की सैयारा अंदाज में, तब वाला वीडियो देख लीजिएगा, हॉट माइक पर वो बातचीत आ गई है। बहरहाल अद्यतन चीजों से मैंने आपको परिचित करा दिया, चूंकि मलेशिया चले गए हैं हमारे सबसे बड़े, उन लोगों के, उनके चमचों की भाषा में जननायक, एक बेचारे कर्पूरी ठाकुर थे जननायक। उनकी आत्मा भी स्वर्ग में कहीं करा रही होगी कि अगर इस लफुए को जननायक कह रहे हो तो मुझे क्यों कह रहे हो भाई। लेकिन सुप्रिया छीने जैसी उनकी जो भक्तिन है, उनकी नजरों में तो राहुल बाबा भाई जननायक ही है। लेकिन हमने आनंद जी को बिठाया है कि आज हम करेंगे बात निजी सेनाओं के इतिहास की। बिहार में जो खून खराबा, खून खच्चर शुरू हुआ और चुनाव और हिंसा सिनोनिमस बने, लेकिन इन सब की जड़ में क्या था, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे बनी पहली निजी सेना, और कैसे बनी सबसे दुर्दांत सेना रणवीर सेना। आनंद जी, ओवर टू यू। जी जी सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे लोगों को ये समझना होगा कि बिहार में भूमि एक बड़ा मसला था। 1973 के दौर में, 70s के दौर में कुछ कानूनों में बदलाव हुए। 73 में भी एक नया कानून जो था वो आया था। लैंड सीलिंग एक्ट जो थी, वो अपर लिमिट जो थी लैंड की, वो फिक्स की गई। मतलब 18 एकड़ अगर आपके पास ऐसी फसल जिसमें लगती, जिसमें 2 बार फसल लगती हो, वो जमीन कितनी आप रख सकते हैं। एक ही बार फसल लगती हो और अहर पाइन से या फिर नदी से उसमें सिंचाई होती हो, तब फिर आप 25 बीघा तक रख सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो था, तो 25 एकड़ से लेकर के वो 18 एकड़ के बीच में वो सीलिंग एक्ट जो है वो सेट किया गया था। और इस दौर में 1966-67 के दौर में क्या हुआ था कि बिहार में अकाल भी पड़ा था। तो ये जो सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, इसकी वजह से कृषि पर निर्भर लोगों की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। और 73 में जो कानून बदल रहे थे, उसकी वजह से भी जो है वो बदलाव आ रहे थे। और इसी समय में करीब-करीब नक्सलबाड़ी हो रहा था, जिसकी वजह से नक्सली जो है वो बंगाल का जो प्रभाव जिन सीमांचल के क्षेत्रों पर पड़ता है, वहां पर और बाकी जगहों पर भी वो नजर आने लगा था। तो ये वहां पर मतलब जो 50 के दौर में भूमि आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद करीब-करीब रुका हुआ था, वो फिर से 70 के दौर में जोर पकड़ने लगता है। 70 के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि 70 के बाद कुछ समय तक ये ठंडा पड़ता है और फिर 83-84 के दौर में ये फिर से जोर पकड़ने लगता है। तो 83-84 का जो दौर था,
उस दौर में आपको निजी सेनाओं का गठन होता हुआ दिखेगा। रणवीर सेना का जो गठन था वो इसके बहुत बाद हुआ। रणवीर सेना का गठन सबसे अंत में हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। 94 का जो अंतिम हिस्सा था और 95 का जो शुरुआती हिस्सा था, तो उस हिस्से में ये हुआ। और उस समय में लालू यादव की सरकार थी, ये आपको पता है। तो लालू यादव का समर्थन जो था वो कम्युनिस्ट धड़ों को था, और कम्युनिस्ट धड़ों ने जो उत्पात मचा रखा था वो कम्युनिस्ट धड़ों की आपसी चिट्ठियां जो है या आपसी कम्युनिकेशन जो है उसको पढ़ने से आपको नजर आ जाएगा। तो इस दौर में कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? कम्युनिस्ट कर रहे थे क्या, तो वो एक नाकेबंदी किया करते थे। मतलब जो भी किसान जो है वो उन्हें लेवी देने से मना करेगा, उनको रंगदारी देने से मना करेगा, उसके खिलाफ वो नाकेबंदी कर देते थे। यानी न तो अब उसके खेत पे कोई उसका फसल काटने जाएगा, ना उसको कोई गांव में सामान बेच रहा होगा, ना उससे कोई बातचीत करेगा। मतलब पूरी तरह से समाज से, बिरादरी से बाहर कर देना जो होता है वो उसके साथ कर दिया जाएगा, ताकि उसको अपनी जमीन जो है वो मजबूरन बेच करके औने पौने दामों पर वहां से भागना पड़े। या अगर कोई उसकी जमीन पे कब्जा करता है तो उसके पास आर्थिक सामर्थ्य ही ना बचे उससे लड़ाई लड़ने का। तो ये किया जा रहा था। 100 से ऊपर लोग थे सिर्फ भोजपुर के एरिया में जिनके ऊपर ये नाकेबंदी जो थी उस समय लागू थी। अच्छा, इस नाकेबंदी में हो क्या रहा था कि भाई जो पर्सनल खुन्नस थी वो निकाली जा रही थी। तो इस दौर में जो 3 बड़े संगठन होते थे, एक तो लिबरेशन हो गया, दूसरा एमसीसी हो गया, और तीसरा जिसे पीपल वार ग्रुप कहा जाता है आजकल वो हो गया। जी। पूरा नाम बताया कीजिए। एमएल मतलब सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिनिस्ट। पीडब्ल्यूजी जो आनंद कुमार जी ने कहा उसका मतलब पीपल्स वार ग्रुप। और एमसीसी जो 6 इंच छोटा करता था यानी गर्दन काटता था। ये 6 इंच हुआ ना आपका लंबाई, तो 6 इंच छोटा कर दो उनका मशहूर स्लोगन था। और 6 इंच छोटा करना मतलब वो गला रेत के हत्याएं करते थे। उनका नाम था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, एमसीसी। जी। एमसीसी। तो ये जो 6 इंच छोटा करना था, ये 6 इंच छोटा करना कितना प्रचलित डायलॉग रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लालू यादव ने कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो कम्युनिस्ट जो 6 इंच छोटा करते थे वो 9 इंच छोटा किया करते। ये लालू यादव का बयान है, बकायदा ये रिकॉर्डेड बयान है। तो ये वो भूरा बाल साफ करो की तरह नहीं है कि उसमें पलट जाएंगे नेताजी और बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बयान तो मैंने दिया ही नहीं था। तो ये रिकॉर्डेड बयान है कि जो जो कम्युनिस्ट 6 इंच छोटा करते थे वो 9 इंच छोटा करते अगर मैं नहीं होता तो इस दौर तक जो है वो इनकी आपसी जो लड़ाइयां थी वो भी नजर आने लगी थी। अब आपसी लड़ाइयां कैसी हो रही थी? तो आपसी लड़ाइयां क्या हो रही थी, मान लीजिए कि लिबरेशन सीपीआई एमएल वाले जो थे, माले वाले जो थे, वो लोग आए और उन्होंने एक दलित फलाने राम का साथ दिया और चिलाने राम की झोपड़ी जो है वो उजाड़ दी। अब चिलाने राम क्या करते थे? चिलाने राम ने देखा कि भैया माले तो मेरी झोपड़ी भी उजाड़ गया, पहले से और कुछ मेरे पास था नहीं। तो माले से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए अब जो फलाने राम थे उनके पास एक ही उपाय बचता था, वो जा करके जो है वो रणवीर सेना में ज्वाइन कर लेते थे। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि भाई कौन लोग वहां पे मुखिया हैं, सरपंच हैं, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो उद्वंत नगर, संदेश, ये सब जो ब्लॉक होते हैं भोजपुर के, जहां पर ये रणवीर सेना का उदय हुआ था, जहां पे रणवीर सेना पैदा हुई थी, वहां पे आपको फलाने पासवान मिलेंगे जो मुखिया हैं। आरक्षित सीट है तो वहां पे फलाने पासवान मुखिया हैं। और फलाने पासवान किसके समर्थक हैं? तो फलाने पासवान के बारे में घोषित है और खुल्लम खुल्ला पूरा इलाका जानता है ये रणवीर सेना के समर्थक हैं। तो अचानक से आपको जब ये दिखना शुरू होता है तो आपको अचानक पता चलता है कि ये जो जातीय सेना कहा जाता है ये असल में जातीय सेना तो थी ही नहीं। एक जाति का इसमें बाहुल्य हो सकता है, जो लीडरशिप पोजीशन थी उसमें एक जाति के लोग थोड़े ज्यादा नजर आ रहे थे क्योंकि शुरू उन्होंने किया था, फंडिंग वो लोग कर रहे ये थे। बड़ी बात आपने कही। एक जाति की सेना नहीं थी और कोई पासवान जी भी रणवीर सेना में थे। इसको जी। जरा विस्तार से समझाइए प्लीज। अ, ये होता रहता था। उस दौर की जो माले की चिट्ठियां थी उस सबको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हुआ करते थे उस समय में जज यादव।
उसी इलाके के बड़े जो अपराध कर्मी थे वो हुआ करते थे, और ये जज यादव जो थे ये हुआ करते थे सपोर्टर एमसीसी के। तो एमसीसी और लिबरेशन वाला जो माले वाला जो गुट था वामपंथियों का, इन दोनों गुटों का ये समर्थन किया करते थे, और इनके अत्याचार जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़े चढ़े थे। डकैतियां डालने में ये शामिल पाए गए थे, और उस जमाने में रामेश्वर गुप्त होते थे जिन्होंने जांच की। उन्होंने पाया कि भैया ये आदमी तो डकैतियों में लिप्त रहा है, तो इसको निकालो पार्टी से। तो उन्होंने जब पार्टी से निकालने की कोशिश की, तो जज यादव जो थे वो चूंकि बहुत ही रसूखदार आदमी थे, और बहुत से यादव जो थे उस समय माले में भी और एमसीसी में भी दोनों जगह पे मौजूद थे, तो इनको नहीं निकाला गया, ऊपर उल्टा ही रामेश्वर गुप्त को ही निकालने की कार्रवाई होने शुरू हो गई। तो इस सब की वजह से जो है वो आप पाएंगे कि लिबरेशन में और माले में और एमसीसी में अंदर जो है वो लड़ाई चल रही थी। पीडब्ल्यूसी जो था वो भी कह रहा था कि लेवी वगैरह मांगने में जो है ये लोग जो है रंगदारी वसूलने जैसा मांगते हैं। अच्छा, इसी दौर में और क्या हुआ था, 89 में ही जो माले था वो चुनावी राजनीति में उतर आया था, और कुछ नेता जो थे इसके वो चुनाव जीतने भी लगे थे। तो चुनाव जब ये लोग जीतने लगे तो उस समय में इन लोगों ने क्या किया कि इस समय में इन लोगों को चंदे की जरूरत पड़ी, तो ये लोग सबसे यहाँ चंदा लेने लगे, सबसे चंदा वसूलने यहाँ लगे। फिर आपको रोकूंगा, यहाँ फिर रोकना पड़ेगा, क्योंकि आनंद भाई अपनी रो में जो है वो गूढ़ बातें कहते हुए या भूल जाते हैं कि उनकी व्याख्या और विवेचना भी जरूरी। इन्होंने जो कहा कि माले संसदीय राजनीति में आ गया, तो भैया उसका मतलब ये होता है कि माले उसके पहले अंडरग्राउंड संगठन था, इस पर बाकायदा प्रतिबंध लगे हुए थे, शूट एट साइट टाइप के ऑर्डर्स थे इसके नेताओं के खिलाफ। तो बहुत डिलिब्रेशन चले, और कम्युनिस्ट पार्टीज में यही होता है कि लगातार चर्चाएं होती हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल, 3-3 दिन तक बहसें होती रहती हैं, 4-4 दिन तक बहसें होती रहती हैं, बरसों होती रहती हैं। तो वो जो डिलिब्रेशन हुए, बातचीत हुई, उसके बाद माले ने कहा कि अब हम हथियार त्यागते हैं। उन्होंने हथियार छोड़े, उसके बाद उनके नेताओं ने आत्मसमर्पण किया, और तब वो संसदीय राजनीति यानी चुनावी राजनीति में उतरे। जी ठीक। तो इस समय जब वो चुनावी राजनीति में उतर रहे थे, तो पहले जो था उनका चंदा लेने का जो उनकी जो प्रक्रिया थी वो सब में आप देखेंगे तो वो कभी भी अपनी विचारधारा का समर्थक नहीं है उसके पास चंदा मांगने के लिए नहीं पहुंच रहे होते थे पहले। अब जब उन्हें चुनाव के लिए जरूरत पड़ने लगी तो अब चंदा कहां से आ रहा है या पैसे कहां से आ रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं रह गया। अब बकायदा लूट शुरू हो गई थी। और इस दौर तक जो एमसीसी का कैडर था इसको एक और चीज जो समस्या का सामना करना पड़ा वो ये था कि एमसीसी का जो ये हथियारबंद दस्ता था इसे तो भंग कर दिया गया, लेकिन हथियार जो थे वो वापस नहीं लिए गए। ऐसा नहीं था कि माले ने हथियार कहा था कि वापस जमा करवा जाओ। तो वो जो पुलिस थानों से लूटे हुए हथियार थे, मतलब जो हथियार ऑफिशियली उनके पास मौजूद हैं जिसका रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड वाले हथियार तो जो थे उनके पास थे ही। जो थाने लूटे गए थे और उनसे हथियार वगैरह लूटे गए थे या फिर और किसी भूस्वामी को गोली मारी, वहां पर कोई राइफल हाथ आ गई, तो मान लीजिए कि ये सब कोई जो इन्होंने किया ये सब में जो हथियार आए थे इन हथियारों का कोई हिसाब किताब था ही नहीं। तो ये हथियार उनके पास अभी भी मौजूद थे, और उनको आप कह रहे थे कि इतने साल से जो तुम लाल दस्ता बना करके रंगबाजी कर रहे थे वो रंगदारी बंद कर दो। तो उन्होंने बात मानी नहीं। तो अत्याचार जो है वो वामपंथियों के वो बढ़ रहे थे। सिंगल एक एक व्यक्ति को इन्होंने गोली कितनी मारी है वो देखेंगे तो सिर्फ भोजपुर इलाके में आप देखेंगे कि 93 94 का दौर या फिर 97 का दौर, ये सब अगर दौर देखेंगे तो एक एक साल में आपको दिखेगा कि 150 200 लोग जो थे वो मारे गए हैं। मतलब हर एक दो दिन पर किसी न किसी आदमी की हत्या हो रही थी। आपकी आवाज म्यूटेड है शायद। एक तरफ हत्याओं का ये दौर चल रहा था, दूसरी जी तरफ सेनाएं बन रही थी, और तीसरी तरफ बिहार की जनता थी। वो बिहार की जनता जो उस समय तो शायद 70% गरीबी रेखा के नीचे रही होगी। अभी भी अगर हमारी आधी जनता गरीब है तो उस समय का आप अंदाजा लगा सकते हैं, शिक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं।
जीवन स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। जब नरसंहार होते थे तो सड़क नहीं होने की वजह से पुलिस जी को पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे। ऐसे में सुरक्षा और संरक्षा कहाँ से होगी? आनंद जी, ये कथा लंबी है, चलती रहेगी। तो जी फिलहाल इसको विराम देने के लिए 2 मिनट में आप प्लीज इसको, इस वाले खंड को कंक्लूड करें 2 मिनट में प्लीज। जी। तो इसमें जो आप शुरू होना देखेंगे तो इसमें शुरू होने में क्या होता है कि उद्वंत नगर नाम का एक ब्लॉक होता है भोजपुर में। उद्वंत नगर, संदेश, ये सब आसपास के ब्लॉक हैं। तो उद्वंत नगर और संदेश नाम के ब्लॉक्स का आपको हमेशा जिक्र मिलेगा, क्योंकि उद्वंत नगर ही वो ब्लॉक था जहां पर से जो है वो रणवीर सेना के गठन की पहली कार्रवाई जो होती है वो शुरू होती है। तो जब ये उद्वंत नगर में शुरू होता है और एक बिलौर नाम का एक गांव होता है, बिलौर बिलौर ऐसा कहा जाता है, तो उस नाम का गांव होता है, वहां पर जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी उसी वक्त पड़ोस में एक और गांव होता है, वहां पर तीर्थकोल नाम के गांव में भी इस तरह की मीटिंग्स, बैठकें वगैरह हो रही थी। और इस समय जो वहां पर सभाएं बनती है उसका नाम होता है क्षत्रिय किसान महासभा, गंगा सभा या गंगा सेना। इस तरह की जो छोटी मोटी सेनाएं होती हैं उनका गठन होता है। गंगा सेना जो थी वो सशस्त्र सेना थी और वो माले के लोगों से लड़ने के लिए ही बनाई गई थी। और क्षत्रिय सेना जो थी, क्षत्रिय किसान सभा जो थी, वो किसानों का एक संगठन थी जिसमें कि सब लोग जुटे तो थे, लेकिन ये बहुत आगे तक चली नहीं। शुरुआत में ये चली थी। तो शुरुआत में जब ये बैठकें होनी शुरू होती हैं तो ये अगस्त 1994 का दौर था। तो अगस्त 1994 के दौर में ये सारी मीटिंग शुरू होती हैं और 25 अगस्त आते आते आसपास के गांवों से, मतलब पूरे उद्वंत नगर और संदेश ब्लॉक के सभी मुखिया लोगों को संदेश भेज भेज करके और सब लोगों को बुलाना जो है, ये काम जो होता है ये शुरू हो जाता है। और इसी प्रक्रिया में 25 अगस्त के बाद, जब 25 अगस्त 26 अगस्त की बैठक में लोग बहुत कम आए थे, मतलब मुश्किल से 25-30 लोग जुटे थे, तो उस समय जो है वो संदेश भेजा जाता है जब, तब पहली बार ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे, जिनका नाम सीधे सीधे आपको जुड़ा हुआ सुनाई देता है रणवीर सेना के साथ, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया 30 अगस्त की जो बैठक होती है उसमें पहली बार आते हैं और बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। अच्छा, शुरुआत में जब ये आते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया का कहना था कि माले से समझौता कर लिया जाए, कुछ पैसे वैसे दे करके। तुम लोग जो लड़ने की सोच रहे हो, तो तुम्हारी लड़ने की उतनी क्षमता है क्या? उतने लोग हैं तुम्हारे पास, मतलब उसके 200-500 लोग जो आ जाते हैं केडर के, तो तुम्हारे पास हैं क्या? ये सारी चीजों के साथ वो जो है वो निगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसकी बात भी वो कर देते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद 30 तारीख के बाद जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जो है वो लीडरशिप पोजीशन में आ भी जाते हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे कि कोई बड़ा काम जो है वो रणवीर सेना ने नहीं किया था। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि रणवीर सेना का उस समय तक नामकरण ही नहीं हुआ था। नाम जो रणवीर सेना था, ये रणवीर सेना नाम नहीं पड़ा था। गंगा सेना में क्या किया गया, पहले तो गंगा में सोन जोड़ दिया गया शब्द, कि गंगा सोन सेना नाम रख दिया जाए और ये लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो उसमें जो है गंगा सेना में शामिल होकर के 2 बस भर करके और एक माले जहाँ कब्जा करना चाहता था, लाल झंडा लगाना चाहता था जिन खेतों पर, तो माले का सिस्टम ये था कि वो लोग आते थे और लाल झंडा लगा दिया खेतों पर, मतलब इस जमीन पर जो है वो कब्जा हो गया। अब अगर जिसकी जमीन है वो एक्चुअली, वो अगर उस जमीन पर दोबारा खेती करने की कोशिश करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, कंगारू कोर्ट लगा करके, कि भाई गरीबों की जमीन पर ये दखल कर रहा था, ये कहते हुए। तो ये सिस्टम चलता था। तो इस सिस्टम से लड़ने के लिए जो गंगा सेना, और गंगा सेना में 2-4 बस इनके लोग भर के और सेना का साइज बड़ा हो गया और गंगा सोन सेना वगैरह जो नाम रखा जाने लगा, ये नाम सब बहुत दिन तक चल नहीं पाए। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक रणवीर बाबा हुआ करते थे, और रणवीर बाबा जो थे वो किंवदंतियों में होते हैं सिर्फ, मतलब कोई इनका रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है। गांव में एक मंदिर है छोटा सा, और कोई भी काम करने से पहले रणवीर बाबा से आशीर्वाद लेकर के, जैसे गांव का देवता होता है वैसे ही इस साधु संत से आशीर्वाद लेकर के उसके बाद गांव काम शुरू किया जाता था। तो उनके नाम से ही एक युवक ने, वही गांव के युवक ने सजेस्ट किया कि रणवीर सेना नाम रख लेते हैं।
और उस समय तक क्या हुआ था कि नाम को लेकर के जो है वो खींचतान आपसी शुरू हो गई थी। तो नाम को लेकर के बहस नहीं की जाएगी, ऐसा एक मीटिंग में तय हो गया था। तो जब ये सजेशन आया कि रणवीर सेना नाम रख लिया जाए, और ज़्यादातर उस गाँव के भूमियार जो थे, वो यही करते थे कि उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही जो है वो काम करना शुरू करते थे। तो आसानी से ये नाम जो रणवीर सेना था, ये रणवीर सेना नाम पड़ गया, और इस तरह से ये रणवीर सेना जो है वो काम करना शुरू करती है। तो काम करना जब ये शुरू करती है, तो आपको ये दिखेगा कि अगस्त 1994 में ये इसके गठन की प्रक्रिया हम बता रहे थे। 8-10 अगस्त को जो है वो पहली बार बैठकें होनी शुरू होती हैं। 25-26 तारीख को जो बैठकें होती हैं, उसमें लोग कम आए हुए होते हैं। 30 तारीख की बैठक में ब्रह्मेश्वर मुखिया जो होते हैं, वो भी शामिल होते हैं, और इस तरह से जो है वो एक फॉर्मल एक संगठन का रूप लेना शुरू करती है रणवीर सेना। और इसके बाद आपको अगले साल यानी 1995 की शुरुआत में, जनवरी में, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि रणवीर सेना ऐसे कारनामे करने शुरू करती है, जिन कारनामों से माले जो है वो हिल जाता है। और वो कारनामे क्या थे? रक्त रंजित हिंसा का एक ऐसा दौर था जिसमें प्रतिरक्षा के लिए उठाए गए हथियार और प्रतिरक्षा के लिए जुटे लोगों ने अपने हमलावरों पर ऐसा हमला किया कि वो एक अलग इतिहास बन गया हमारे राज्य के राजनीतिक सामाजिक वातावरण में। और उस समय से अब तक बिहार में हालांकि जमीन की समस्या सबसे ज्यादा है और आज तक सुलझी नहीं है। बिहार में तथाकथित तौर पर भूमि सुधार भी सबसे पहले लागू किए गए थे, फिर भी आज जमींदारी तक कानून सबसे पहले खत्म करने वाला जो राज्य था वो बिहार था। वो बिहार था। लेकिन आज 2025 में जब मैं और आनंद जी बात कर रहे हैं, तब भी आप आएंगे तो पाएंगे कि बिहार में जमीनों का मामला सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के साथ चलती रहेगी 90% से हमारी। ऊपर हत्याएं जो होती हैं वो जमीन के मामले में ही होती हैं, ये रिकॉर्डेड है। और और यहाँ के डीजीपी वगैरह जो हैं, बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं, वो बयान दे चुके हैं बकायदा कि गर्मियों के मौसम में इन दिनों में किसान खेत में बुआई कर चुका होता है और कटनी में समय होता है, बीच में वो खाली बैठा होता है। इसीलिए इस खाली समय में किसान जो है वो अपराधी हो जाता है, और इसके लिए उनको जम के कोसा भी गया था। तो ये एक बड़े पुलिस तो अधिकारी का दर्शकों बयान। श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, ऐसे ही प्लीज बरसाते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी नहीं होनी चाहिए मित्रों। और प्लीज ये भी हमें बताइए कि आपको और किन किन विषयों पर हमसे सुनना अच्छा लगेगा, हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे, प्रबंध करते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, एक छोटे से विराम के बाद फिर लौटेंगे। तब तक रखिए ख्याल। जय श्री राम। जय श्री राम।